नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, एक पेन फिजिशियन एवं प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्य कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पेन मेडिसिन, जो कि एक उम्मीद की नई किरण लेके आया है सारे ही मरीजों को जो कि किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन यानी जो बहुत लंबे समय से चलने वाला दर्द है शरीर के किसी भी अंग में, उसके बारे में। इस नई विद्या को बोलते हैं पेन मेडिसिन और ये एनेस्थीसिया ब्रांच की एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। तो पेन मेडिसिन, a new leash of hope for the chronic pain patient is today's topic for my talk. This is a disclaimer that I do not have any financial relationship with any company, pharmaceutical company, और consent has been taken, यानी कि रोगियों की अनुमति ली गई है उनके वीडियो और फोटो यूज करने के लिए इस प्रेजेंटेशन के दौरान। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द क्रोनिक पेन एज अ मेजर हेल्थ इशू इन द इंडिया। कहने का मतलब ये कि क्रोनिक पेन देश के अंदर एक सबसे बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से रोगी अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बदलती हुई जीवन शैली, बढ़ती हुई उम्र के कारण इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही पेन मेडिसिन एज अ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से मरीजों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एडवांस ट्रीटमेंट फॉर द क्रोनिक पेन, इसका मतलब क्या हम मरीजों को बड़ी सर्जरी या लंबे समय तक दर्दनाशक दवाइयाँ जिनको एनाल्जेसिक बोलते हैं उनके सेवन से बचा सकते हैं। और लास्ट में कुछ केस जो इंटरेस्टिंग हैं, जो कॉमन हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले अगर हम किसी समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो समस्या के बारे में बात करना महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाई डिस्कसिंग क्रोनिक पेन मेडिसिन और क्रोनिक पेन मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड to the general public of the India. There is some data and this data is from the CDC of US, that is United States of America, जिसको हम लोग कॉमनली अमेरिका बोलते हैं। ये वहाँ का डाटा है जो ये बताता है कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसमें 11 से 40% पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज सफरिंग फ्रॉम सम और अदर काइंड ऑफ क्रोनिक पेन। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा इंसिडेंस प्रीवेलेंस किसी बीमारी का है तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर कितना है। अब इसका जो कॉमन कारण है वो क्या है, तो ये 40% जो रोगी अमेरिका में किसी न किसी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं, उसमें सबसे मेजर कारण है कमर का दर्द, जो हम लोग सब देखते हैं घरों में भी हमारे अक्सर कोई ना कोई होता है जो कमर के दर्द की शिकायत कर रहा होता है। तो एक कमर का दर्द सबसे बड़ा कारण। नंबर 2 पे आता है हेडेक, सिर दर्द। सिर दर्द माइग्रेन की वजह से हो सकता है, सिर दर्द गर्दन की हड्डी की समस्याओं की वजह से हो सकता है। उसके बाद में गर्दन दर्द, अगेन बहुत ही कॉमन कारण है दर्द का, आजकल की नई पीढ़ी जो कि काम कर रही है किसी न किसी IT सेक्टर में। उसके बाद में फेशियल पेन और फिर बहुत सारे अन्य कारण भी है जैसे घुटने का दर्द, कूल्हे का दर्द, हिप का दर्द, इनके बारे में। दुर्भाग्य से जैसा कि अक्सर बहुत सारी बीमारियों में देखा गया है, वुमेन सफर मोर, यानी मातृशक्ति, महिला शक्ति, उनको ज़्यादा क्रोनिक पेन की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे उसके कारण हैं जैसे कि अपने खान पान पे ध्यान न देना। खास तौर से भारतीय समाज में तो जब महिला होती है तो वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती, पुरुषों को, बच्चों को, सबको खिलाती है, उसके बाद जो बचता है वो खाती है। अपने लिए दूध, अपने लिए न्यूट्रिशन, अपने लिए पनीर, अपने लिए फल का वो सेवन आमतौर पर नहीं करती है। तो ये देखने में पाया गया स्टडीज़ के द्वारा कि महिलाओं का दुनिया भर में यही हाल है, हमारे देश में और ज़्यादा खराब हाल है। हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। और साथ ही देखा गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्रोनिक पेन का इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 18 से 24 साल की उम्र में केवल 7% लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें क्रोनिक पेन है, जबकि जैसे ही ये उम्र बढ़ के 30 साल हो जा रही है, 20 साल से ऊपर हो जा रही है, तो ये इंसिडेंस बढ़ के 13%, और अगर 40 से 45 साल के ऊपर उम्र हो जा रही है तो 27 से 30% तक कम लोग किसी न किसी प्रकार के क्रोनिक पेन की शिकायत कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रोनिक पेन के बारे में समझना। क्या होता है क्रोनिक पेन का असर? केवल एक इंसान पे होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी सोसाइटी का लॉस होता है, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। ये अमेरिका का डेटा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 बिलियन से लेकर ऑलमोस्ट 400 बिलियन तक पर डॉलर हर साल अमेरिका में खर्च हो रहे हैं क्रोनिक पेन के रोगियों के ऊपर समाज के। तो कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका आप देखें उसके आगे कि 77.7 बिलियन पूरी दुनिया में खर्च हो रहे हैं।
डॉलर्स, यूएस डॉलर्स में बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में हर 4 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित है, और यही कहानी दुर्भाग्य से हमारे भारत देश में भी है। अभी बहुत सारा बार ऐसा होता है, हम पेन फिजिशियन हैं, हमारे पास बहुत रोगी आते हैं जो बहुत जगह पे ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं, और कई बार उनका जो दर्द होता है वो इस तरह का होता है जिसमें कोई लक्षण होता है केवल, लेकिन कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, सीटी एमआरआई में कुछ नहीं नजर आता, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अक्सर ऐसा माना जाता है अगर कोई टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आया, एमआरआई में पॉजिटिव नहीं आया, तो मरीज को अक्सर डॉक्टर ये कह देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से तुम दर्द दर्द शिकायत कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये बात प्रूव हो चुकी है पूरी दुनिया में कि अक्सर जो रोगी को लंबे समय तक दर्द रहता है उनको डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन किन कारणों से होता है? क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगा? क्या मुझे लकवा लग जाएगा? क्या मैं अब कोई काम नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा? तो ये सारे कारण, और हम पेन फिजिशियन जैसे ही उनका दर्द ठीक करने में सक्षम होते हैं, उनका डिप्रेशन गायब हो जाता है। तो डिप्रेशन की वजह से दर्द नहीं होता है, दर्द की वजह से डिप्रेशन होता है। ये बात समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा मरीज जानते हैं जिनको क्रोनिक पेन है, तो प्लीज़ एक पेन फिजिशियन से ज़रूर मिलें। उसके बाद में सारी दुनिया में जो इलाज हो रहा है क्रोनिक पेन का, उसमें एक यूज़ होती है दवाइयाँ जिनको ओपियोइड बोलते हैं, जिनको हमारे अफीम हिंदुस्तान में बोलते हैं, उनसे बनी हुई दवाइयाँ जिनको कि मॉर्फिन इत्यादि बोलते हैं। उनका सेवन करना पड़ता है कई बार जब दर्द कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में देखे गए हैं। खासतौर से अमेरिका ने इन दवाइयों के सेवन पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई है, और भारतवर्ष में भी भारत सरकार ने और बाकी सारी सरकारों ने मिलकर इनके सेवन को नियंत्रित करने की कोशिश करी है, क्योंकि जितने इनके फायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान समाज में देखे गए हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हमने बात करी सारी दुनिया की, और अमेरिका की डेटा वाज फ्रॉम अमेरिका। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर ओन इंडिया। अपने भारतवर्ष में क्या स्थिति है, तो ये आपके सामने एक पेपर है जो प्रेजेंट हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्टडी है, और ये अभी 2 ही साल पहले दुनिया के सबसे बड़े जर्नल में, जिसका नाम पेन जर्नल है, वहाँ छपी थी। ये स्टडी करी गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन रिसर्च, मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा, और ये बहुत ही एक्सटेंसिव वृहद स्तर पर करी गई एक रिसर्च है, जिसमें कि उन्होंने देश के प्रत्येक प्रदेश का डेटा इकट्ठा किया है कि कितने लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जितना हल्का रंग अगर है, इधर बराबर में स्केल लगा हुआ है एक नीचे, जिसमें हल्का रंग है वहाँ पे क्रोनिक पेन के रोगियों की संख्या कम है, और जैसे जैसे रंग गाढ़ा होता गया है वैसे वैसे वो संख्या बढ़ती गई है। दुर्भाग्य से अगर आप देखें इस नक्शे को, तो देश के प्रत्येक स्थिति में हर जगह पर कहीं भी हल्का रंग नहीं है, इस गाढ़ा या बहुत गाढ़ा रंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ भी जो नंबर ऑफ लोग हैं जिनको क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। अप टू आप आगे देखेंगे 35 to 45% पेशेंट्स मोर देन 50 years of age आर सफरिंग फ्रॉम वन और अदर काइंड ऑफ क्रोनिक पेन। तो इसी तरह से जो दूसरा नक्शा आप देख पा रहे हैं, उसमें जितना गाढ़ा रंग है वहाँ पर उतनी ही पेन फिजिशियंस की, यानी क्रोनिक पेन का उपचार करने वाले डॉक्टरों की संख्या कम है। जैसे जैसे हल्का हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी हल्का एरिया नहीं है, यानी कि उपयुक्त मात्रा में पेन फिजिशियन जो कि क्रोनिक पेन के रोगियों का एक इलाज करने में सक्षम है, उनकी देश में बहुत ही एक्यूट कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे नीति निर्धारकों को, सरकार को इस बारे में एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कि उचित समुचित नंबर में क्वालिफाइड पेन फिजिशियंस देश की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध। तो थोड़ा सा दिस इज अ लिटिल बेसिक अबाउट द पेन, क्रोनिक पेन, कि क्या होता है। ये आम जनता के लिए भी है और हमारे उन दोस्तों के लिए भी है जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पेन एक्चुअली बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, और इसका अक्सर इलाज चालू हो जाता है शुरुआत से गली के नुक्कड़ पर जो केमिस्ट होते हैं या कोई भी जानकार होते हैं उनसे, या जब पैर मुड़ जाता है तो क्या वही दर्द क्रोनिक पेन है? नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट पेन। और एक्यूट पेन यूजुअली होता है जब आपका कोई चोट लगे, आपका कोई ऑपरेशन हो, आपका पैर मुड़ जाए, आप बिजली का आपको झटका लग जाए, या आप आग में जल जाएं, उस तरह का जो इमीडिएटली चोट लगी और इमीडिएटली दर्द हुआ, वो होता है एक्यूट पेन। और एक्चुअली ये एक्यूट पेन जो होता है, ये इंसानी शरीर का एक दोस्त माना जाता है, क्योंकि अगर आपका हाथ उंगली आपकी मोमबत्ती के पास आग में चली गई है, तो अगर दर्द होगा तभी आपको पता चलेगा, आप उंगली हटाएंगे। या आपका पैर अगर मुड़ रहा है तो उसमें दर्द होगा तभी आप पैर को सीधा करेंगे। तो ये एक्चुअली एक्यूट पेन बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, और भगवान की दया से ये जल्दी ही ठीक हो जाता है। जैसे इंजरी ठीक होती है वैसे ही दर्द खत्म हो जाता है। व्हाट अबाउट क्रोनिक पेन?
क्रोनिक पेन अपने आप में एक बीमारी है और ये इसका मतलब है कि वैसा दर्द जो कम से कम 3 महीने या उससे अधिक समय तक टिका रहे बदन में, जबकि आपने इलाज लिया भी है, जो भी आपने उचित समझा, और तो उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। और अक्सर इसमें कोई लक्षण पाया नहीं जाता और ये महीनों सालों पूरे जीवन के लिए भी रह सकता है। तो इसमें ये भी बताना अक्सर मरीज के लिए मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली शुरू कब हुआ था। आप उससे पूछे, अरे साहब सालों से दर्द हो रहा है, तो उसको एक्चुअली याद नहीं होता कोई ऐसा इंसिडेंस कि मेरा पैर मुड़ा था तब से दर्द शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता। बस धीरे 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 करके शुरू हुआ और बढ़ता ही चला गया, तो उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। और पेन मेडिसिन विद्या में हम लोग ऐसे ही प्रकार के रोगों का उपचार करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 30 से 40% भारतीय किसी न किसी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं और उसकी वजह से उनमें से लाखों लोग अपने काम से बाहर हैं। हमारे पास ही अक्सर मरीज आते हैं, 28 साल का यंग अदरवाइज फिट लड़का दिखाई दे रहा है और उससे पूछो कि भाई क्या करते हो, कुछ नहीं साहब 2 साल से घर पे पड़े। क्यों? कमर के दर्द की वजह से। अच्छा, तो भाई आप इसका मतलब खाना गुजारा कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, घर वाले कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ना केवल उस इंसान के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए, जिसको एक परिवार का पालन पोषण करना चाहिए था, वो खुद खटिया पे पड़ा हुआ है क्योंकि उसको कमर दर्द होता है। किसी डॉक्टर ने उसको बोल भी दिया कि भाई काम मत करो। अरे काम नहीं करेगा तो खर्चा कैसे चलेगा? तो ये पूरे समाज पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और नुकसान होता है। तो वो हम पेन फिजिशियंस का ध्येय नहीं है। हमें आपको जल्दी से जल्दी ठीक करके आपके काम में वापस भेजना है, क्योंकि तभी आप समाज में, परिवार में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 30 से 40% लोग काम नहीं कर रहे हैं तो कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसके खुद के परिवार को और उसको खुद को हो रहा है हर साल क्रोनिक पेन के कारण। और उन्हीं में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम ही नहीं कर रहे होते। तो इन सब के लिए हमको ध्यान देना जरूरत है। तो मैंने जैसे ही बताया पहले भी कि क्या कॉमन कारण है, तो सबसे कॉमन कारण कमर का दर्द। कमर के दर्द के बहुत सारे कारण हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग तो कॉमनली बोल देते हैं कमर में दर्द हो रहा है, तो कमर के दर्द के में मल्टीपल कारण होते हैं और वो हम पेन फिजिशियंस की विशेषज्ञता है कि हम उस एग्जैक्ट कारण को पकड़ें और उसका निवारण करें, और वो भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, बिना किसी बड़े ऑपरेशन या चीर फाड़ के। दूसरा कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बुजुर्गों में तो आपने देखा ही होगा, आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो घुटने में दर्द की अक्सर शिकायत करते होंगे, या कूल्हे में दर्द की, या कंधे में दर्द की। तो ये नंबर 2 का सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में पाया गया है क्रोनिक पेन का। इसका भी उपचार संभव होता है बिना बड़े ऑपरेशन के। उसके बाद में हेडेक, सिर दर्द, माइग्रेन, और उसके बाद में ऐसे भी मरीज आते हैं जो पूरे शरीर में दर्द बताते हैं। स्पेशली ऐसे रोगियों की संख्या महिलाओं में ज़्यादा होती है, उसको फाइब्रोमाइल्जिया हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। और इन सब का इलाज उपलब्ध है पेन मेडिसिन विद्या में। सो पेन मेडिसिन के बारे में फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्या है ये एनेस्थीसिया ब्रांच का आपने नाम जरूर सुना होगा। एनेस्थीसिया ब्रांच का जो मेन काम शुरुआत में रहता था वो रहता था कि एनेस्थीसिया देना जब कोई सर्जरी हो रही हो, लेकिन अभी उससे आगे बढ़कर एनेस्थीसिया बहुत तरीके से इवॉल्व हुई है, जिसमें कि होता है एक आईसीयू का काम। आपने आईसीयू सबने सुना होगा, वेंटिलेटर का काम, तो ये सारा काम भी एनेस्थीसिया वाले करते हैं। उसी ब्रांच की ये सुपर स्पेशलिटी है जिसका को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको बोलते हैं पेन मेडिसिन। और पेन मेडिसिन में हम लोग इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पेन करते हैं, यानी कि क्रोनिक पेन का कारण और उसके लिए बेस्ट निवारण, सबसे अच्छा निवारण क्या हो सकता है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि एनेस्थीसिया करने के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जैसे किसी को अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, हार्ट का डॉक्टर बनना है, तो उसको एक बार एमडी मेडिसिन करने के बाद में फिर डीएम कार्डियोलॉजी करना पड़ता है, 3 साल और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से हम पेन फिजिशियंस को भी 3 साल या 2 साल कम से कम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपने एमडी एनेस्थीसिया के बाद। तो इस तरह के बाद हम अपने आप को उस काबिल बना पाते हैं कि हम आपके क्रोनिक पेन का कारण और उसका निवारण कर पाए। तो हम लोग पेन फिजिशियन क्या करते हैं? तो हमारा जो विशेषज्ञता है, हम एक्यूट पेन का इलाज करते हैं क्या? नहीं। किसी का फ्रैक्चर हो गया पैर में तो हम उसका इलाज करते हैं क्या? नहीं। किसी को पैर मुड़ गया या आग में जल गया, क्या हम उसका इलाज करते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग किसका इलाज एक्चुअली करते हैं? क्योंकि उन सारे कंडीशन का जिनका एक्यूट पेन जिनसे हो रहा है, उनका अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं। जैसे जलने की वजह से दर्द हो रहा है तो उसका इलाज जो करने वाले हैं वो एक प्लास्टिक सर्जन करने वाले हैं। किसी को एक हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो उसका इलाज जो करने वाले हैं वो एक ऑर्थोपेडिशियन फ्रेंड करने वाले हैं। हम लोग उन क्रोनिक पेन का इलाज कर रहे हैं जो कम से कम आपके शरीर में 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए से बने हुए हैं। और क्या हम तरीका करते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे सस्ता तरीका जो होता है वो दवाइयाँ ही होती हैं। और दवाइयाँ भी वो जो कि मुंह से खाई जा सके। बस उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि उनका दुष्प्रभाव किडनी पर, लिवर पर, शरीर के बाकी अंगों पर ना हो और वो लंबे समय तक दी जा सके।
अगर उनसे आराम नहीं मिल रहा है तो हमारी जो विशेषज्ञता है एज अ पेन फिजिशियन वो है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, जिसको कि बोलते हैं मिप्सी विद्या। मिप्सी मतलब मिनिमली इन्वेजिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशन। तो इसको समझाने के लिए आसान तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो आज से 15 साल पहले करीब अगर किसी को घर में हार्ट अटैक होता था या हार्ट की दिक्कत होती थी तो उसका उपचार होता था बाईपास सर्जरी। मेरा यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी से हमारे ताऊ जी का इलाज हुआ दिल्ली गए, बम्बई गए। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में आया है कार्डियोलॉजी, जो कि PCI तो यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं लगती, कोई बेहोश नहीं किया जाता और मरीज का उसी दिन इलाज होकर वो अपने अगले दिन घर चला जाता है। इसी तरीके से हार्ट को छोड़कर बाकी पूरे शरीर का उपचार हम पेन फिजिशियंस करते हैं मिप्सी विद्या द्वारा, मिनिमली इन्वेजिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशन, जिसमें कि बिना किसी चीरे या बड़े टांके के या बिना किसी जनरल एनेस्थीसिया यानी पूर्ण रूप से बेहोशी के स्पाइन का इलाज हो, जॉइंट का इलाज हो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का इलाज हो, कैंसर पेन का इलाज हो, हम लोग करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद और ज़्यादा एडवांस थेरेपीज़ होती हैं जो दुनिया में अभी चल रही हैं, हिंदुस्तान में अभी आनी शुरू हो गई हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन, न्यूरो स्टिमुलेशन। तो ये भी टेक्निक होती हैं, जैसे हार्ट में पेसमेकर लगता है, आपने सुना होगा पेसमेकर वर्ड, इसी तरीके से स्पाइन में एक पेसमेकर लगता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट मरीज जिनके पूरे शरीर में झुंझुनी होती है या जिनके वो पूरे शरीर में जकड़न होती है, खास तौर से ऐसा होता है जब लकवा लग जाता है तो कुछ मरीजों को आता है जिनका हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उन मरीजों के लिए बड़ा उपयोगी होता है, जिसको बोलते हैं इंट्राथीकल बैक्लोफेन पंप या फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर। तो इन सारे तरीकों से यानी विविध तरीकों से हम पेन फिजिशियंस क्रोनिक पेन के रोगियों का उपचार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि उनका जो मेजर बचाव है वो होता है बड़ी सर्जरी, बड़े चीरे, बड़े टाँके या लंबे समय तक दवाइयाँ खाने और उनके दुष्प्रभावों से। सो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है एज अ पेन फिजिशियन? हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम पेन जनरेटर को ढूंढें। जैसे मैंने बताया कि कमर में दर्द है तो उसके बहुत सारे कारण एग्जैक्ट हो सकते हैं, तो हम एज अ पेन फिजिशियन हमारी विशेषज्ञता है कि हम उसको ढूंढें, एग्जैक्ट कारण को, उसका निवारण करें और मरीज के लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मरीज की एक्सपेक्टेशन को समझना और उसकी लिमिटेशंस को समझना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको 80 साल की आपकी अवस्था है और आपका जो धीरे धीरे करके आपका घुटने घिस गए हैं या कमर में बदलाव आ गया है रीढ़ की हड्डी में, तो उसको हम लोग किसी भी तरीके से 40 साल पीछे आपकी उम्र कम पीछे करके ले जाएं। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या मुमकिन है आपकी उम्र में जिससे आपका और नुकसान ना हो, आपकी फंक्शनलिटी बढ़ जाए, यानी आप अपना काम करने में समर्थ हो जाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पहले क्या होता था कि जब हम लोग नहीं थे, पेन मेडिसिन विद्या का जन्म नहीं हुआ था आज से 20 साल पहले, तो पहले आदमी दवाई खाता था, पहले छोटी दवाई, फिर उससे भारी दवाई और भारी दवाई और अगली स्टेप, या फिर दवाइयाँ खत्म हो गई, काम नहीं कर रही हैं तो सीधा उसको जाना पड़ता था ऑपरेशन की तरफ, जो आप देख पा रहे हैं। हालत क्या होती थी, कोई मरीज है दवाइयाँ खा के देख चुका है, सब दवाइयाँ फ़ायदा नहीं हो रहा और ऑपरेशन वो कराना नहीं चाह रहा, तो वो एक गड्ढे में गिर जा रहा था, परेशान है कि दवाई काम नहीं कर रही, दवाई जो खा रहा है वो किडनी पे नुकसान दे रही है, लिवर पे नुकसान दे रही है, वो बड़ा ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। हमारा जो रोल है IPM इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन, तो हमारा रोल है एक ब्रिज बनाना कि दवाइयों से आपको आराम नहीं हो रहा, ऑपरेशन जाने से पहले हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि अभी बाईपास सर्जरी हार्ट की नहीं होती है, लेकिन कम रोगियों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर कार्डियोलॉजी के जो PCI एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी उसके द्वारा ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार हम पेन फिजिशियंस की वजह से लाखों करोड़ों रोगियों का बड़ा ऑपरेशन से बचाव मुमकिन है। मैंने मिप्सी की बात करी कि व्हाट इज मिप्सी, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड ये हमारे PCI की तरह से ही, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की तरीके से ही तरीका है एग्जैक्ट पेन जनरेटर कि एक्चुअली किस स्ट्रक्चर से पेन आ रहा है स्पाइन के, एक्चुअली किस स्ट्रक्चर से जॉइंट के पेन आ रहा है, और उसको पकड़ना और उसका फिर उपचार करना। तो आमतौर पे ये जो किया जाता है ये किसी ना किसी गाइडेंस में किया जाता है, जैसे कि एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन होती है जिसको सियाम फ्लोरोस्कोप बोलते हैं, जो अत्याधुनिक मशीन है, जो हमारे पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध है, और पेन मेडिसिन OT के अंदर किया जाता है ये उपचार। तो जिस तरह से आपने सुना होगा कैथ लैब होती है कार्डियोलॉजी वालों की, उसी तरीके से हमारा पेन मेडिसिन ऑपरेशन थिएटर होता है। तो उसके द्वारा हम लोग प्रेसाइज डिलीवरी ऑफ मेडिसिन और रेडियो फ्रिक्वेंसी उससे उसका उपचार करते हैं, जिसको सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारे जो मिप्सी हैं
ये बिल्कुल पेन लेस होते हैं, जिसमें कोई दर्द मरीज तकलीफ नहीं होती। आमतौर पर मरीज को लंबे समय तक भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा चीरा है वो बिल्कुल सुई की नोक के बराबर होता है आमतौर पर, या फिर बहुत ही छोटा होता है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया यानी पूर्ण रूप से मरीज को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मरीज जगा रहता है, हम उपचार करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद मरीज को हम लोग डिस्चार्ज भी कर पाते हैं। और उसकी वजह से जो बड़ा ऑपरेशन में होने वाला खर्चा, खतरा, लंबे समय का रिहेबिलिटेशन, वो सारा बच जाता है और मरीज जल्दी ही ठीक होकर अपने काम पर वापस जाता है। और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यानी जो दर्दनाशक दवाइयाँ जिनको एनाल्जेसिक बोलते हैं, पेन किलर बोलते हैं, उनके सेवन से जो साइड इफेक्ट होते हैं उनसे भी मिप्सी के बाद, चूँकि दवाई खाने की ज़रूरत कम पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो उससे भी बचाव हो जाए। तो ये एक पेन मेडिसिन ओटी का हमारा ऐप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोगी ये जो आपको एक मशीन दिख रही है जिसमें नीले रंग से कवर हो रखी है, ये सियाम फ्लोरोस्कोप होता है। ओटी टेबल, पूरा ओटी सेटअप के अंदर ये इलाज हो। तो ये हमारे अपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पेन मेडिसिन ओटी है। ये बड़ा गर्व है मुझे बताते हुए कि हमारे संस्थान के मदद से, सरकार की मदद से, उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से, ये देश के सबसे अत्याधुनिक पेन मेडिसिन ओटीज़ में से एक है, जहां हमारे पास दुनिया की, मैं कह सकता हूं कि करीब करीब हर अच्छी मशीन जो पेन मेडिसिन में ज़रूरत जिसकी हो सकती है वो है, और बाकी आ रही है। तो इसके अंदर सियाम फ्लोरोस्कोप है, अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, परकोटिनस स्पाइन एंडोस्कोपी सेट है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होती है ये चीज़। रेडियो फ्रिक्वेंसी पेन मैनेजमेंट जनरेटर है, उसकी भी अत्याधुनिक मशीन है। और एक बड़ी नई चीज़ शुरू हुई है जिसको PRP बोलते हैं, जिसको पेन बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मरीज के, मैंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ क्रोनिक पेन का घटनाएं बढ़ती हैं, इंसिडेंस बढ़ता है, तो इन रोगियों में अक्सर ऊतक यानी कार्टिलेज घिस जाते हैं। तो जो घिस गए हैं लेकिन जितने बचे हैं उनको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया है उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो इसको PRP बोलते हैं, बहुत ही अत्याधुनिक थेरेपी है। इसका भी हमारे पास बनाने की मशीन और ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे एक एक कंडीशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में क्रोनिक पेन का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में भी कमर दर्द है। तो कमर दर्द, मैंने बताया कि इसका जो पॉइंट प्रिवेलेंस है यानी 50% पॉपुलेशन में, यानी कि दुनिया की आधी आबादी को कम से कम जीवन में एक बार तो किसी न किसी तरह का कमर दर्द होना है। और जैसे लिखा है कि 8 मिलियन यानी 80 लाख 1 करोड़ अमेरिकन किसी न किसी कारण से कमर दर्द से ग्रसित हैं, और वो परमानेंटली डिसेबल्ड है, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल जो है समाज पर और सरकार पर बेचारे डिसेबिलिटी पेंशन लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हमको बात करने की आवश्यकता है। अच्छी बात क्या है कमर दर्द के बारे में, कि आपको अचानक से आप एक दिन सोए, अगले दिन सुबह उठे और आपका कमर दर्द आपको लगा, तो 90% केसेस में ये 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाने की संभावना है। लेकिन 10% मरीज इनमें से ऐसे होते हैं जिनको ये बना रहता है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आगे। तो ज़्यादातर लोग किसी ट्रीटमेंट या किसी ट्रीटमेंट के बिना भी बेहतर हो जाते हैं, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन बाकी 10% लोगों को जरूर से ही विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए, एक पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए, और हम उसके दर्द का निवारण करने में सक्षम हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आम जनता के लिए तो कमर दर्द मतलब कमर दर्द, कि कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन क्या उसका कोई एक ही कारण है? नहीं। ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको कई सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और इनमें से हर स्ट्रक्चर अकेला या दूसरे के साथ मिलकर कमर दर्द का उत्पन्न कर सकता है। तो एज अ पेन फिजिशियन ये हमारी विशेषज्ञता है कि हम पता करें कि एक्चुअली दर्द कहाँ हो रहा है। क्या वो डिस्क की वजह से है, क्या वो जो फैसेट छोटे जोड़ होते हैं उनकी वजह से, उनमें आर्थराइटिस, और या वो नस दबने की वजह से है। और इन सबके थोड़े थोड़े लक्षण अलग होते हैं, और एज अ पेन फिजिशियन दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू फाइंड आउट द बेस्ट पेन जनरेटर एंड टू ट्रीट इट। तो इसके बहुत सारे, तो इसको सारे कमर दर्द एक से होते हैं ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक स्टडी थी जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को, जब अक्सर होता क्या था कि जब हम कॉमन डॉक्टर देखते थे जो बाकी भी सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो कहते थे कि भाई MRI करा के देख लिया, एक्सरे करा के देख लिया, वो तो नॉर्मल लग रहा है, तब तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं है, जी भागो यहाँ से, बस गोली खाते रहना। मरीज तो परेशान है, उसको एक्चुअली में दर्द है। तो जब हमने उनको अपने मिप्सी विद्या के द्वारा एग्जामिन किया, उनको डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन किए, तो हमें पाया कि जिन लोगों को 120 लोग ऐसे थे जिनको ये कह दिया गया था कि
दर्द तेरी कमर में नहीं है, तेरे दिमाग में है। यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोनिक पेन बट यू आर मेलिंगरिंग इट। तो उनको जब हमने एग्जामिन किया तो पाया गया कि उनमें फैसेट जॉइंट यानी छोटे जोड़ जो होते हैं उनकी आर्थराइटिस कारण थी 40 मरीजों में। डिस्क की वजह से पेन आ रहा था उनमें 26 मरीजों में। और सैक्रोइलियक जॉइंट कूल्हे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी जहाँ मिलती है उसमें जो जोड़ होता है उसके रोगी पाए गए। तो यानी कहने का मतलब यह है कि करीब करीब 100 मरीजों में हम लोगों को पेन जनरेटर पता चल गया और उनका सफलतापूर्वक उपचार हो गया। तो मात्र 20% मरीज ऐसे बचे जिनमें कि एक्चुअली में कोई कारण नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि एक पेन फिजिशियन इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड होता है कि वो ही कैन फाइंड योर पेन जनरेटर एंड देन द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो ये कुछ उपचार हैं जिनके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा जो बड़ा कॉमन कारण होते हैं, जिसमें एक बोलते हैं शियाटिका। अलग अलग देश के क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं, कोई रेडिकुलर पेन बोलता है, कोई शियाटिका बोलता है, कोई कहता है गद्दी खिसक जाना। होता है इसमें यह है कि कमर में दर्द होता है जो पैर में जाता है और पैर में करंट जैसा लगता है चलने पर या खांसी आने पर, छींक आने पर, और झुंझुनी होती है, थोड़ा बहुत सुनपन होता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो एमआरआई करा के देखा गया एक डिस्क है उस नस को दबा रखा है। तो एक छोटा सा उपचार होता है जो हम लोग करते हैं जिसको ट्रांसफेरोमिनल न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं और इससे मरीज को इमीडिएटली आराम आ जाता है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं हमारी अपनी है रोगी की एक पिक्चर है और 8 से 10 साल पुरानी है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो काले रंग की लाइन जा रही है ये नस के पास जो है हमने जो दवा डाली है उसका निशान है और ये सियाम फ्लोरोस्कोप की पिक्चर है। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत बारीक सा औजार अंदर गया हुआ है और नस पे जो सूजन आ गई है उसको कम करने की दवाई डाली है तो मरीज को एकदम से रिलीफ आ गया है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया, बुजुर्गों में अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कि कमर में बहुत दर्द है और हिला भी नहीं जाता, करवट नहीं लिया जाता, उठे से बैठते हैं, बैठते से उठते हैं तो दर्द होता है, लेकिन पैरों में दर्द नहीं जा रहा है। तो उसका आमतौर पर कारण देखा गया है कि उनको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी होती है। जैसे कि जोड़ों में दर्द अब बड़ा कॉमन कारण है, घुटने का, कूल्हे का, सबको पता है। इसी तरह से छोटे जोड़ होते हैं स्पाइन के अंदर जिनके अंदर आर्थराइटिस हो जाती है उम्र के साथ चलने से और उनको ये दर्द होता है जिसकी वजह से बहुत पीड़ित रहते हैं और इसकी डायग्नोसिस सीटी और एमआरआई पे भी नहीं बन सकती। तो इसके लिए मरीज को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना और उसका फिर उपचार करना, उससे ही उसको आराम आता है और इसका लॉन्ग टर्म इलाज बिना किसी बड़े ऑपरेशन के संभव है ज़्यादातर रोगियों में। तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर जिसके मरीज को फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी थी और आप देख रहे हैं जो लाइनें देख रहे हैं स्पाइन के बराबर में, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कैनुलाज हैं। इसमें से जाकर स्पेशलाइज्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी के नर्व देकर इन मरीजों का उपचार किया जाता है। इसी तरीके से सैक्रोइलिक जॉइंट, ये जॉइंट जो होता है ये कूल्हा और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक जॉइंट होता है जो कि शरीर के दोनों साइड में होता है। इसकी आर्थराइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही कॉमन कारण है दुनिया में दर्द का, कमर दर्द का, और ये कमर दर्द अक्सर भीषण भी होता है। और इसमें जो है आमतौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के फ़ौरन बाद भीषण कमर दर्द होता है, उसका ये एक बहुत कॉमन कारण है और इसका भी उपचार एक बहुत ही छोटे से मिप्सी के द्वारा संभव है। तो सैक्रोइलिक जॉइंट के बारे में मैं बता रहा था कि इसका भी उपचार बड़ा ही संभव है आराम से मिप्सी विद्या के द्वारा। तो ये फोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारा एक बहुत ही बारीक औजार सैक्रोइलिक जॉइंट के अंदर गया हुआ है, वहाँ पे हमने जाके दवाई दे दी है और मरीज को। और आप देख सकते हैं 2009 की पिक्चर है, मेरी खुद की ही पिक्चर है। तब मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में कार्य करता था एक पेन फिजिशियन के तौर पर। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ और बीमारियाँ, जैसे कि अगेन आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि घर में दादी माँ हैं, एक दिन बाथरूम गई थी और अचानक से वहीं गिर गई। उन्होंने आगे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करी और अचानक से वहीं गिर गई दर्द के मारे चिल्लाती हुई। तो देखा गया कि क्या हुआ, अचानक से दर्द, कमर में भीषण दर्द, हिल ही नहीं पा रही हैं, जैसे ही बैठ रहे हैं उनको वो चिल्ला रही हैं। तो उसमें अक्सर कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती हैं बुजुर्गों में, उसकी वजह से होने वाला रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर। जहाँ पर आप एमआरआई देख पा रहे हैं इसी पिक्चर में, जहाँ पर कि आपको एक बीच की हड्डी जो कि L1 वर्टिब्रा है वो दबी हुई दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से भीषण दर्द होता है और इनमें अक्सर जो सलाह दी जाती है चिकित्सा के तौर पे कि भाई कुछ नहीं, लेटाल दीजिए माता जी को, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने ठीक हो जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर टाइम वो ठीक नहीं होती। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर की वजह से, जो बोन कैंसर होता है उसकी वजह से भी ये स्थिति उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें सीवियर पेन होता है,
मरीज लेटा हुआ है। अब आप सोचिए 90 साल की माताजी, 80 साल की माताजी बिस्तर पे लेटी हैं खाली, आप उनको हिला ही नहीं पा रहे हैं, उनको खिलाना मुश्किल, उनकी दैनिक क्रिया करवाना मुश्किल, सफाई मुश्किल, कितना खराब ओवरऑल पूरे परिवार के लिए ही एक सीन हो जाता है। तो इसका जवाब बेड रेस्ट नहीं है। क्या करना होगा? और देखिए इसमें जैसे बेड रेस्ट की बात कर रहे थे, आमतौर पर सलाह दी जाती है कि बेड रेस्ट करिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एक एक्सरे, जो पहला एक्सरे है वो 23 अप्रैल 19 का है, जिसमें कि आप L1 वर्टिब्रा को दबा हुआ देख पा रहे हैं। अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो थोड़ी दबी हुई दिख रही है। लेकिन उसके जस्ट करीब करीब 2 महीने बाद का एक्सरे, जबकि माताजी बिस्तर पे ही थी, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 वाली वर्टिब्रा पूरी तरह से दब चुकी है। तो बड़ा ज़रूरी है कि समय रहते उपचार किया जाए, जिससे कि मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, परकुटेनियस तरीके से इनका उपचार हो पाए। तो क्या करते हैं हम पेन फिजिशियन? परकुटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी या परकुटेनियस बलून काइफोप्लास्टी। उसमें क्या होता है कि बिना किसी बड़े चीरे टाँके के हम उस जो दबी हुई वर्टिब्रा है उसके अंदर जाते हैं, बारीक औजारों को लेकर, जो आप देख पा रहे हैं पहली पिक्चर में, और उसको स्पेशलाइज्ड बोन सीमेंट के द्वारा भर देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और आनंद होगा कि मरीज आधे ही घंटे बाद अपने कदमों पे चलने लगता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ध्यान रखिए, अगर घर में आपके कोई भी माताजी, बाबूजी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं और वो कभी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, तो देर मत करिए, उनको फ़ौरन एक पेन फिजिशियन से जाके मिलिए, जो उनका इस तरह विद्या से उनको उपचार कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं माताजी 90 साल की थी और 6 महीने से बिस्तर पे पड़ी हुई थी, अब ये वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से, और आधे घंटे बाद ये खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। तो ये इसमें शायद वीडियो भी है। तो अभी आप हम लोग बात कर चुके हैं काफ़ी हद तक। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है कि पेन मेडिसिन क्या है, क्रोनिक पेन क्या है, क्यों इसकी बात होनी चाहिए, अगर क्रोनिक पेन से आप ग्रसित हैं तो आपको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, किस विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस की, कि किस किस तरह के रोगी हमारे पास आते हैं, जिनका हम देखते हैं। तो एक पहला ही रोगी, जिनकी उम्र थी करीबन 48 साल, महिला थी। शिकायत उनकी क्या थी कि 3 साल से चेहरे पे करंट जैसे झटके लगते हैं। बेचारों के दांत के निकलने की समस्या हुई थी, उसकी वजह से उसके बाद उनका दर्द शुरू हुआ था। अभी स्थिति ये थी कि वो बोलें, वो खाना खाएं, वो पानी पिएं, वो दांत साफ करें, उनको चेहरे पर भीषण करंट के झटके लगे और उसकी वजह से वो बेहद परेशान। और झटके लगते थे, ठीक हो जाते थे, फिर झटके लगते थे, ठीक हो जाते थे। दिन में 50-50, 100-100 बार झटके ला रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी मुश्किल जीवन उनका हो गया था। तो एग्जामिनेशन किया गया तो देखा गया कि कोई न्यूरोलॉजिकल यानी न्यूरो से संबंधित समस्या एग्जामिनेशन पे नहीं पाई गई। तो अब डायग्नोसिस कैसे बने? तो उनका जो है देखा गया, हम लोगों ने जब एज अ पेन फिजिशियन देखा तो पाया कि जो चेहरे की नस होती है, जो एरिया को सप्लाई करती है, इसके अंदर उनको दर्द था। MRI भी कराया गया ब्रेन का, वो भी नॉर्मल था। और बहुत सारी दवाइयाँ वो सालों से खा रही थी, लेकिन कोई आराम उनको नहीं था। तो अब ये रोगियों के वीडियो हैं, जिनके बारे में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब ये चलेंगे। तो ये माताजी भी और ये बाबूजी भी, दोनों को ही इस बीमारी की शिकायत थी। पीड़ा बहुत थी, यहाँ से हवा लग गई तो एकदम करंट है। कहाँ से शुरू होता है दर्द, कहाँ जाता है? यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक छुआ नहीं जाती, आँखी से धोन। अच्छा, दांत मांजने से, खाना खाने से भी होता है? हाँ, नहीं खा पाती। बोलने से? हाँ, बोलने को धीरे धीरे। कब से तकलीफ है? तकलीफ महीना 1.5 महीने तो जो कान करने लगती है। अच्छा, दवाई से आराम पड़ता है कुछ? गोली खाए तो असर रहा थे, गोली जहाँ पर वो आ जाए तो हमारे अपनी वहीं का चिल्लाना। अच्छा, ठीक है। जानकी कुंडे जानकी कुंडे लगे रहते हैं। अच्छा, ऊपर वाले दांत से शुरू होता है, नीचे वाले दांत से? दांतन में यको नहीं शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बस यहाँ से शुरू हुआ था। छूने से भी होता है? हाँ, छूने से। आँखें नहीं धो पाती हूँ, कुल हंस खा ले तो हंस मुँह नहीं धो पाती हूँ। अच्छा। और आगे है ढीका लागत है। अच्छा, खूब गर्म हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2 झटके लगते हैं करंट जैसे, तो उसके बीच में भी दर्द होता है लगातार या खत्म हो जाता है एक बार? खत्म हो जाता है और जहाँ झटका लगता है पर वही डॉक्टर को चाकू से घास नहीं करता।
अच्छा। हाँ। अभी नॉर्मल हो गया, अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं सर, अच्छा। बिल्कुल जीरो है बैलेंस, कोई मतलब किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं। हवा में दर्द उठेगा, हवा में खत्म कहाँ से शुरू होता है दर्द? कहाँ दर्द जाता है? यहाँ से कान से ये परपराएगा सर ऐसे, यहाँ से, और उसके बाद यहीं से दर्द, इसको छूने से फिर दर्द होगा, फिर इसको मैं धीरे धीरे कहाँ से, यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है? ये कान से शुरू ये होता है? यहीं से आकर जो है यहीं तक खत्म होता है सर, यहाँ दाबने से, यहाँ से यहाँ तक। और कभी कभी जब हो जाता ना शरीर बार बार छूने से दाढ़ी, ये ऐसे ऐसे छू जाएगा, ये अभी दर्द पैदा होने लगा, ये होगा ये होगा। कहाँ पे दर्द हो रहा है? वहीं हो रहा है। ये बाल छूने अच्छा, ये होगा दर्द से। अच्छा, यहाँ छू रहे हैं, दर्द वहाँ हो रहा है। और किस किस चीज से दर्द होता है? खाना खाने से, बोलने से? बोलूंगा तब हो जाएगा साहब, बोलते हैं तो भी हो जाता है। कभी कभी वो तो कंटिन्यू नहीं रहता साहब। तो डायग्नोसिस इसकी क्या बनी? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसको दुर्भाग्य से सुसाइड डिजीज भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोगी इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हैरेस हो जाते हैं, सालों से बिना किसी इलाज के घूम रहे होते हैं कि उनके मन में विचार आने लगता है कि हम खाना नहीं खा पा रहे, बोल नहीं पा रहे, दांत नहीं साफ कर पा रहे, तो चलो आत्महत्या कर लें। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भगवान ना करे कभी भी ऐसी स्थिति आए। और भगवान की दया से हम अपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में ही पूरे देश से आए हुए रोगियों का उपचार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जो कि देश के विभिन्न भागों से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बंगाल से, आसाम से, महाराष्ट्र से आए हुए रोगियों का उपचार हम लोग कर रहे हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के सफल उपचार। तो हमने इनका क्या उपचार किया? परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन गैंग्लियन। तो जैसा कि बाकी सारे हमारे उपचार होते हैं, इसमें भी बारीक औजारों को लेकर हम लोग उस नस के पास जाते हैं और उसका दुनिया का सबसे अत्याधुनिक उपचार यानी परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन ये हम लोग करते हैं, जिससे मरीज को, अधिकतर मरीजों को, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि सभी मरीजों को इमीडिएटली रिलीफ आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर हैं सीआरएम फ्लोरोस्कोप के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं बारीक औजार हमारा गया हुआ है ब्रेन के एक विशेष भाग में। दूसरा जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बलून हमने डाल के उसको इन्फ्लेट करा हुआ है, जिससे उसको इमीडिएटली रिलीफ आ जा रहा है। ये एक वीडियो है एक रोगी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के। ये वही रोगी हैं जिनका आपने प्री ऑपरेटिव वीडियो देखा था, और ये जस्ट अगले दिन का वीडियो है उनका, जिसमें आप मरीज को देख सकते हैं कि उनको इमीडिएटली पूरा रिलीफ आ गया है और बिना किसी बड़े चीरे, बगैर टाँके के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के, बिना भर्ती हुए लंबे समय तक ये ठीक हो गए। आप बताइए कैसा दर्द है? ठीक है साहब, पूरा आराम है? अच्छा, और क्या लग रहा है? भारी भारी लग रहा है कहीं? राइट साइड में भारी भारी लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम एक मिनट, दांत भींचिए, कस के भींचिए, कस के भींच कर रखिए, भींच कर रखिए। There is slight weakness on the masseter on the right side, on the side which we did the gastrin ganglion percutaneous balloon compression। ठीक, तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो मिप्सी है बलून कंप्रेशन वाला है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, ये इमीडिएटली मतलब तुरंत ही पूरा आराम देता है ज़्यादातर रोगियों में। हल्का फुल्का भारीपन बना रहता है कुछ लोगों में, और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक दवाइयों और उनके दुष्प्रभाव से इसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये दूसरा केस स्टडी 2, जिसमें कि आपको पता होगा कि दुर्भाग्य से देश में, दुनिया में कैंसर का यानी कर्क रोग का इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक स्थिति के बाद में जब ऑपरेशन हो चुका, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो चुकी, और तब भी कई बार ऐसा होता है कि रोगी का उपचार संभव नहीं हो पा रहा है, तो रोगी शिकायत करता है भीषण दर्द की, और वो अक्सर ये भगवान से दुआ करता है कि आप मेरा दर्द ठीक कर दो या फिर मेरे जीवन ले लो। तो ये बड़ी ही खराब स्थिति होती है, पूरे परिवार के लिए बड़ी खराब स्थिति होती है। और दुर्भाग्य से 70 से 90% रोगी जो कि कैंसर के एडवांस्ड स्टेज से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको ये भीषण दर्द होता है। इसका उपचार भी पेन मेडिसिन में बहुत आराम से उपलब्ध है। और हम जिस मरीज की बात कर रहे हैं, इनको पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर का कैंसर था। सब दवाइयाँ उनकी हो चुकी थी, दुर्भाग्य से फ़ायदा नहीं हुआ था, और उनको सीवियर पेन था पेट में, जो कि कमर की तरफ जा रहा था। और
जो दुनिया की सबसे ताकतवर दर्दनाशक दवा पेन किलर होती है मॉर्फिन की गोली, वो भी उनको आराम नहीं दे रही थी। तो इनका उपचार हम लोगों ने सीलेक प्लेक्सस राइजोलाइसिस, अगेन एक मिप्सी विद्या है, उसके द्वारा किया, जिससे कि उनको इमीडिएटली पेन में रिलीफ आ गया और दवाई की, मॉर्फिन की गोली की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। तो ये ऐसा नहीं है, ये कैंसर का उपचार नहीं है, ये कैंसर से रिलेटेड दर्द का उपचार है, जिससे कि कम से कम जो भी उनका बकाया जीवन है वो अच्छे से गुजरे, बगैर दर्द में चिल्लाने के ऐसा बीते, उसके बदले एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की खोज में ये उपचार। तो ये एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग एक अपने रोगी का उपचार कर रहे हैं। ये बहुत ही एडवांस तकनीक है जो कि अभी तक केवल बड़े शहरों में या अमेरिका वगैरह में होती थी, परंतु अब हम अपने भारतवर्ष में खासतौर से अपने पेन मेडिसिन यूनिट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान लखनऊ में अपने रोगियों को लगातार दे रहे हैं। बताइए माँ, क्या दिक्कत थी आपको? चमोड़ता था ऑपरेशन पर। हाँ। बस दर्द होती थी, कितना दर्द होता था? गांठ बनती थी, कितना दर्द होता था? थोड़ा सा अच्छा, रुपए में कितना पैसे दर्द होता था? 8 आना, 8 आना। अच्छा, अब उसके बाद में अभी हमने जो इलाज किया उसके बाद कैसा है? आराम हुआ, कितना आराम है? 12 आने आराम है। चलो, तो अच्छा, हम ये वीडियो और लोगों को दिखाएं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है? ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखें। ये केस स्टडी 3, ये तीसरा पेशेंट है एक, जिनमें कि उनको ट्यूमर था स्पाइनल कॉर्ड में और उनका 2 बार ऑपरेशन हुआ था, उनका लकवा लग गया था दुर्भाग्य से, और 5 साल से वो बिस्तर पे पड़ी थी, हिली नहीं थी, और उनको जो मैं बताया कि पूरे शरीर में जकड़न हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो चल फिर नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उनकी साफ सफाई करना बड़ा मुश्किल काम था, तो और साथ ही साथ उनको भीषण दर्द भी था। तो ये उनका MRI है जिसमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी उन्हीं का MRI है। तो इनकी इतनी सारी आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन लग रहे थे ट्रामाडोल के, मुंह से दवाइयाँ चल रही थी, दर्द की दवाइयाँ चल रही थी, मसल रिलैक्सेंट चल रहे थे, फेंटेनिल ब्यूप्रीनोर्फिन पैच लगे थे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, तो एज अ पेन फिजिशियन हमने उनका इंट्राथीकल यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में स्पेशलाइज्ड दवाई देकर उनका टेस्ट किया, क्या ये उनको काम कर रही है। तो हमने जब पाया कि हाँ, उनका दर्द भी ठीक हो गया, उनके पैरों की जकड़न भी ठीक हो गई, तो उसके बाद में एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक जिसको कि बोलते हैं इम्प्लांटेबल इंट्राथीकल पंप, वो जैसा कि पेसमेकर लगाते हैं यहाँ पर, उसी तरह से हमने उनके यहाँ लगा दिया और उससे एक स्पेशलाइज्ड कैथेटर को उनके रीढ़ में छोड़ दिया। अब उसका क्या काम था कि वो पंप लगातार ऑटोमेटिकली बगैर मरीज के या घर वालों को कुछ करे उस दवाई की एक बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी मात्रा को लगातार रीढ़ में दे रहा था। तो उसकी वजह से मरीज को इमीडिएट और शानदार रिलीफ आया। आप खुद देखेंगे अगले वीडियो में। ये उस प्रक्रिया के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि बारीक जो कैथेटर है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जा रहा है, और ये वो पंप है जो हम लोग खाल के नीचे लगा देते हैं। इसको 4 बार केवल भरने की आवश्यकता होती है, मतलब हर 4 महीने पे एक बार भरने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा ये ऑटोमेटिकली दिन और रात अपने आप दवाई को डिलीवर करता रहता है। ये आप उसकी एक्सरे है जिसमें आप देख रहे हैं कि पंप लगा हुआ है, उसका कैथेटर रीढ़ में जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि मरीज पंप लगाने के 3 दिन बाद अपने व्हील चेयर पर बिस्तर पर बैठी हैं। 5 साल के बाद ये बिस्तर के बाहर आके इस तरह बैठी हैं। अब आप पूछेंगे कि साहब इसमें क्या ऐसा है, इनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इनके परिवार के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अभी चिल्ला नहीं रही हैं, कंफर्टेबल हैं, आप देख रहे हैं वो मुस्कुरा रही हैं। इनके लिए वैसा ही है जैसे कि एक आम आदमी के लिए एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा होता है। तो लाइफ चेंजिंग होते हैं ये मिप्सी पेन मेडिसिन के किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन के रोगियों के लिए। तो इसके इंडिकेशन क्या होते हैं इंट्राथीकल पंप थेरेपी के, जिसमें कि होता है स्पास्टिसिटी, जो कि होता है सेरिब्रल पैल्सी में, होता है लकवा लगने के बाद
या फिर किसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रॉमा हो गया और रीढ़ में चोट लग गई, उन रोगियों को भी ये बहुत कारगर है। और या फिर ऐसे रोगी जिनके की बीमारी थी कैंसर की या कैंसर की नहीं भी थी, पार्किंसोनिज्म थी, कोई थी, और वो दवाइयों से उसका उपचार हो गया लेकिन दर्द बना हुआ है, तो उन मरीजों में ये पंप बहुत कारगर है और ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। केस स्टडी 4, ये भी एक बड़ा ही रोचक मरीज थे, विदेश के मरीज थे। इनको हमने दिल्ली में उपचार किया था RML में जब हम आए थे उससे पहले। ये बैंकर थे, इनको एक बार सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और इनके ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई। ये भी 2 बार ऑपरेशन हुए गर्दन की रीढ़ की हड्डी के लिए और यूरोप में हुए थे। और इनको कंप्लेन क्या थी कि पूरा हाथ इनका दायां सूजा हुआ था, जिसमें कि छूने से भी दर्द होता था, लगातार जलन, झुंझुनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और उसके बाद में जब देखा गया तो हमने इनकी डायग्नोसिस बनाई, जिसको कि बोलते हैं CRPS यानी कोजेल्जिया। और इनका सीवियर पेन, सारी दवाइयाँ दुनिया की जितनी हो सकती थी खा रहे थे, कोई आराम नहीं था। यहाँ तक कि इनकी पत्नी बोली कि ये नशेड़ी जैसे हो गए हैं, दिन भर फोर्टिन फिनार्गन का इंजेक्शन लगाते हैं, पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। अब आप सोचिए बैंकर, इतना हाईली प्लेस्ड आदमी, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, सो अनफॉर्चुनेट। तो जैसे मैंने बताया कि इनकी हमने डायग्नोसिस बनाई कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जो कि हुई थी फेल्ड नेक सर्जरी सिंड्रोम की वजह से, मतलब जो उनकी गर्दन की रीढ़ का उपचार हुआ जिसकी वजह से उनको ये दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी हुई। तो हम लोगों ने उनका उपचार किया मिप्सी के द्वारा और फिर फाइनली उनको एक, जैसे मैंने बताया कि हार्ट में पेसमेकर लगता है, वैसा ही स्पाइनल कॉर्ड में एक पेसमेकर लगता है और उसका हम लोगों ने उनको ट्रायल किया। तो इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं कि एक कैथेटर है जो रीढ़ की हड्डी में, गर्दन की रीढ़ की हड्डी में जा रहा है और उसके थ्रू हमने उनको रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स उनके स्पाइनल कॉर्ड को दी। तो इसका क्या नतीजा निकला, रिजल्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन, कि जो ट्रायल के बाद में हमने पाया कि उनका दर्द बहुत कम हो गया, यानी जो रुपए में रुपए के बराबर था वो घट के 10 से 20 पैसे रह गया। तब उनका ये परमानेंट इम्प्लांट लगा दिया गया कैथेटर के साथ में और अभी करीबन 8 साल हो गए इनको लगाए हुए। ही इज़ कम्प्लीटली पेन फ्री, completely out of drug and he has joined back his bank and working to the family। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन के लगाने के दौरान के। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पिन होल इंसिजन, और आप ये देख पा रहे हैं कि इनकी गर्दन के नीचे बड़ा सा आपको स्कार दिख रहा है जो कि इनकी पहले वाली सर्जरीज की वजह से है। तो लेकिन जो मिप्सी है उसमें कोई बड़ा चीरा टाका नहीं लगता। ये भी उसी के दौरान के फोटो हैं। ये वो पेसमेकर या स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर बोलते हैं, ये वो है जिसको कि हम बॉडी के अंदर लगा देते हैं और कॉन्टिन्यूसली ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। तो इसका फ़ायदा क्या है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर का? एक तो ये बहुत सेफ है, इसको आप लगाने से पहले टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और काम नहीं किया तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो गया, एफर्ट वेस्ट हो गया, वैसा नहीं। इसमें कुछ भी काटा या जलाया नहीं जा रहा इस टेक्निक में, तो उसमें कुछ भी कोलेटरल डैमेज नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ने से अगर मरीज किसी वजह से बेहतर हो जाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? इसका दुनिया में सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद भी दुर्भाग्य से कुछ मरीजों में स्थिति और बिगड़ जाती है, तो वो जो उनको बोलते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम या पोस्ट लैमिनेक्टमी सिंड्रोम, ये इसका मोस्ट कॉमन इंडिकेशन पूरी दुनिया में है। उसके अलावा जिन मरीजों को पैरों में झुंझुनी होती है, डायबिटीज़ की वजह से जिनके पैरों में झुंझुनी, कंपन, सुनपन होता है, उन वो मरीजों में इसका इंडिकेशन होता है। तो किसी भी प्रकार का पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इन सब में ये तकनीक बहुत कारगर है। एक और केस नंबर 5, 87 साल के बुजुर्ग और कुछ बाथरूम में जाकर कुछ बाल्टी वगैरह उठाने की कोशिश कर रहे थे और सीवियर कमर दर्द की वजह से, यानी भीषण कमर दर्द की वजह से वहीं के वहीं बैठे रह गए, गिरे रहे। घर वालों ने उठाया, अब वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, चलना तो बहुत छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनका लैट्रिन पेशाब पे पूरा कंट्रोल था। 3 हफ्ते तक बिस्तर पे लेटाल कर कोशिश करी जाती रही कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फाइनली हम तक पहुँचे। तो हमने जब देखा तो देखा उनका जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक फ्रैक्चर हो गया था, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी बुजुर्गियत में जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उसकी वजह से वो दब जाने की उनकी टेंडेंसी हो जाती है। तो वो हमने पाया कि वो उनका हील नहीं हुआ है 3 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद भी। तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया परकुटेनियस बलून काइफोप्लास्टी के द्वारा, बिना किसी चीरे टाँके के। अब आप सोचिए 90 साल की उम्र थी, इनको कौन डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन कर पाएगा या कौन डॉक्टर हिम्मत करेगा इनको जनरल एनेस्थीसिया देने की। तो हमारे मिप्सीज का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, केवल उस हिस्से को सुन करके, और बिल्कुल ना बराबर चीरा लगता है। तो इसको जाकर हम लोगों ने फिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बोन सीमेंट आपको दिख रहा है, जो हड्डियाँ टूटी हुई थी
और ये आमतौर पर बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें ये तकलीफ होती है, और इमीडिएट आधे घंटे बाद मरीज उठ के बैठ के चलने काबिल अपना हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं बाबूजी का काइफोप्लास्टी के बाद में इनका वीडियो, पहले बैठे हुए आराम से, और आप बताएंगे उसको चलते हुए भी आप देख पा रहे हैं कि वो चल पा रहे हैं। अब इनसे हम और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इनसे दौड़ने की उम्मीद नहीं है हमारी, लेकिन ये अपना काम करने में सक्षम हो जाए, यही ये भी चाहते हैं, यही परिवार भी चाहता है। केस 6, ये अगेन बड़ा ही कॉमन बीमारी, और 28 साल के ये थे हमारे ही मित्र, और इनको शिकायत क्या थी कि कमर का दर्द जो कि पैर में नीचे तक जा रहा है, और 8 महीने से जा रहा है। खुद भी हमारे मित्र थे, उनकी परमिशन से ही हमने उनका ये वीडियो यूज़ किया है, और पैर में झुनझुनी जलन सब हो रहा था, और चलने खांसी आने से, खड़े होने से तकलीफ बढ़ जाती थी, यहाँ तक कि अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो जब एग्जामिन किया तो हमने देखा कि दायां पैर पूरा उठ जा रहा है, लेकिन बायां पैर उठ ही नहीं पा रहा है। तो जब देखा गया MRI करा के, तो पाया गया कि उनकी एक डिस्क स्लिप हो गई है, स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क या गद्दी खिसक जाना, और उनको साथ में शियाटिका की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि MRI में L45 नंबर की जो डिस्क है वो निकल के अपनी जगह से बाहर खिसकी हुई है और नस को दबा रही है। तो हम लोगों ने कैसे उपचार किया इसका? हमने इसका उपचार किया परक्यूटेनियस स्पाइन एंडोस्कोपी के द्वारा, यानी कि बस इसमें जो एक बारीक औजार ले जाकर जिसकी मोटाई मुश्किल से पेन जितनी होती है, उस डिस्क के टुकड़े को जो बाहर निकल कर नस को दबा रहा था उसको पकड़ कर निकालना है, और ये भी लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हुआ है, कोई जनरल एनेस्थीसिया यानी पूर्ण रूप से बेहोश नहीं करना पड़ा। तो यह आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है दुनिया भर में। इसी की ट्रेनिंग करने के लिए मैं अभी, और हम लोग ऑलरेडी करते हैं, ये हमारे लोहिया संस्थान की OT और वहीं पर किया गया पेशेंट है, और इसी की और फर्दर ट्रेनिंग के लिए मुझे मौका मिला था कोरिया जाने का, साउथ कोरिया जाने का। तो मैं अभी मात्र 5 दिन पहले ही लौट के आया हूँ कि हम अपने देश की जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। फ़ायदा इसका क्या है एंडोस्कोपी का, कि जो पहले बड़ा रीढ़ का ऑपरेशन होता था जिसमें बड़ा चीरा लगता था, हड्डी काटी जाती थी, इम्प्लांट पड़ते थे, लोहे के इम्प्लांट पड़ते थे, उन सब की इसमें आमतौर पर अधिकतर मरीजों में आवश्यकता खत्म हो जाती है। लोकल एनेस्थीसिया में होता है, रोगी जगह रह सकता है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में वो जगे हुए हैं सर हमारे मित्र, जब उनका हम कर रहे हैं। पूरा फ्री 100% फ्री। लेट जाओ आराम से, एक बार और देख लेते हैं, कुछ फ्रेगमेंट छोटा मोटा देखा और हिलने डुलने से फिर टेक इट आउट, अदरवाइज और ये आप देख सकते हैं कि ये हर उम्र के रोगियों के लिए स्पाइन एंडोस्कोपी एक भगवान के वरदान के तरीके से है। और हम पेन फिजिशियंस सारे देश में, हमारे संस्थान लोहिया संस्थान में भी, लखनऊ के बाकी चिकित्सा संस्थान जैसे कि SGPGI, KGMU और प्राइवेट के भी, और बाकी भी पूरे देश में इस सुविधा को अपने रोगियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 18 साल का हो, 28 का हो, 48 का हो, 68 का हो या 80 का हो, इन सभी में स्पाइन एंडोस्कोपी करी जा सकती है, और इसी तरीके से करी जा सकती है विद इमीडिएट रिजल्ट। आधे घंटे बाद आप देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं आराम से, कंफर्टेबली। और ये MRI है जिसमें आप देख रहे हैं, अगर आप अप्रिशिएट कर पाएँ कि पहले वाला MRI एंडोस्कोपी से पहले का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डिस्क स्लिप हो रखी है, और दूसरा वाला MRI में पोस्ट एंडोस्कोपी है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो टुकड़ा बाहर निकला हुआ था वो गायब हो चुका है, और कोई कोलेटरल डैमेज यानी बाकी किसी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया। ये एक बड़ा कॉमन कारण है फ्रोजन शोल्डर, आमतौर पर होता है डायबिटीज़ के रोगियों में, और महिलाओं को बहुत ग्रसित होती है। इसमें क्या होता है कि कंधा उठना जाम हो जाता है, इसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और महिलाओं को क्यों ज़्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि उनको अपने बाल काटने रहते हैं, किचन में काम करना रहता है, तो हाथ ही नहीं उठ रहा तो बेचारी सामान कैसे उतारें। तो ये एक हमारे ऐसे ही रोगी का, ये तो पुरुष रोगी हैं जिनका आप देख सकते हैं कि एकदम हाथ उठ नहीं रहा, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नहीं उठ रहा, चलो
तो इसमें शुरुआत में दवाइयाँ दी जाती हैं, सिकाई करी जाती है, लेकिन अगर आराम नहीं आता तो किससे होता है, एक मिनिमली इन्वेजिव पेन स्पाइन इंटरवेंशन होता है पेन मेडिसिन का, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा नस का उपचार करके हाथ के हाथ खोल दिया जाता है। तो ये कुछ पिक्चर हैं ऐसे ही एक रोगी की जिसका उपचार रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा किया गया फॉर फ्रोजन शोल्डर। और ये जस्ट अगले दिन के बाद की फ़ोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोगी का हाथ पूरा उठ रहा है और उसके चेहरे की मुस्कान अपने आप में सारा कुछ बता रही है। तो ये केस नंबर 8 है और ये इसमें क्या होता है कि कैंसर किसी भी अंग का हो, लेकिन वो कई बार हड्डियों में फैल जाता है और उसमें मरीज को भीषण दर्द होता है। आमतौर पर उसका उपचार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा किया जा सकता है, परंतु बहुत सारे मरीज उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आप देख पाएँ तो इसमें एक रोगी थे जिनको कि फेफड़े का यानी लंग का कैंसर था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीमारी फैल गई पूरी रीढ़ की हड्डी में और उसकी रीढ़ की हड्डी कोलैप्स हो गई। रीढ़ की हड्डी कोलैप्स होने का मैंने पहले आपको कारण बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा कारण कैंसर भी होता है जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। इनका भी उपचार हम लोगों ने काइफोप्लास्टी के द्वारा किया, जिसमें हम लोग बारीक औजार लेकर अंदर गए और उससे फुलाकर कैविटी बनाकर उसको बोन सीमेंट से भर दिया। चलो 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 इधर 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 मोड़ लेंगे आगे चलो चलो तो ये आप देख सकते हैं, ये भी रोगी 4 महीने बाद बैठी हुई हैं और चलने में समर्थ हुई। तो इनका हमने जीवन नहीं बढ़ाया है क्योंकि कैंसर इनका दुर्भाग्य से पूरे शरीर में फैला हुआ है, लेकिन जितना बकाया जीवन था उसको हमने कंफर्टेबल बना दिया है। तो ये पेन मेडिसिन की ताकत है। ये सेम उसी तरह का मरीज जैसे मैंने पहले बुजुर्ग दिखाए थे, इनको भी 1 महीने से इनको फ्रैक्चर हुआ था रीढ़ में और इनका भी उपचार किया गया था। और आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी माता जी इस वीडियो में जब उनको हम बिस्तर पे लेटालने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका उपचार भी हमने मिनिमली इन्वेजिव परकुटेनियस स्पाइन परकुटेनियस बलून काइफोप्लास्टी द्वारा किया। और ये आप उनके जस्ट 1 घंटे बाद का वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पहले वीडियो में वो जो वो ओटी टेबल पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार नहीं है, दर्द से इतना ज़्यादा परेशान है। और आप उसके बाद का वीडियो देख सकते हैं 1 घंटे बाद का, जिसमें वो कंफर्टेबली चल फिर पा रही हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट हैं ये ज़्यादातर 90% मरीजों में कामयाब हैं। तो इनका उपचार का फ़ायदा अधिक से अधिक जनता को मिले, यही हमारा एफर्ट है एज अ डॉक्टर, एज अ पेन फिजिशियन। और यही एफर्ट में हमारी मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो टेक होम मैसेज क्या है आज के हमारे इस डिस्कशन का, कि क्रोनिक पेन किसी भी कारण से हो, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है पूरी सोसाइटी के ऊपर। और ये भी मैं आपको सत्यता बताना चाहता हूँ कि जैसे कि डायबिटीज़ ही है तो अक्सर रोगी पूछते हैं अपने डॉक्टर से, क्या साहब जड़ से ख़त्म हो जाएगी? नहीं भाई, नहीं हो पाएगी, लेकिन अच्छे से मैनेज हो सकती है अगर आप डॉक्टर की सलाह मानेंगे, दवाई लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से क्रोनिक पेन है, बहुत बार इसको जड़ से मिटा पाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन इसका सर्टेनली शानदार समुचित इलाज उपलब्ध है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार रहेगी, आप पेन फ्री रहेंगे और विदाउट साइड इफेक्ट रहेंगे। तो ऑलवेज अ टीम वर्क। तो ये एक जस्ट आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि भाई भारत तो साधु ऋषियों का देश रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा वो तो किलों पर भी रह लेते थे, लेकिन वो साधु और ऋषि हैं, हम आप नॉर्मल लोग हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, वो इतनी तकलीफ नहीं झेल सकते। तो प्लीज़ डू नॉट बियर पेन, गेट इट ट्रीटेड, विजिट अ पेन फिजिशियन। सो पेन इज़ इनएविटेबल, सबको होना है जीवन में कभी ना कभी, लेकिन उससे सफ़र करते रहना ये ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शन प्लीज़ मत लीजिए। मैंने जैसे बोला कि टीम वर्क है, तो ये हमारी टीम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर कि आप हमें देख पा रहे हैं पेन मेडिसिन ओटी के अंदर। तो बगैर टीम के कोई काम नहीं हो सकता। तो थैंक यू ऑल फ्रॉम पेन मेडिसिन टीम ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर हैविंग अ पेन फ्री एंड वंडरफुल लाइफ। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ ये वीडियो देखने के लिए, और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम और बाकी भी सारे पेन फिजिशियंस आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो प्लीज़ डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रोनिक पेन, विजिट अ पेन फिजिशियन।
दिस इज़ आवर मोटो। हम लोग राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में पेन मेडिसिन ओपीडी है, जिसका नंबर है कमरा संख्या 35 OPD 2, और आप वहाँ पर आकर अगर किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं ख़ास तौर से बहुत बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, अपने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एंड चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर पार्थ सारथी सेन शर्मा साहब IAS साहब को, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर गणपति राजा साहब को, एंड सारी अपनी टीम को, खास तौर से हमारे मित्र डॉक्टर महेश सिंह साहब को, इस शानदार इनिशिएटिव के लिए जो कि SIHFW ने लिया है। और मेरा मानना है कि इस तरह के प्रयास लगातार जनता में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जब जानकारी बढ़ेगी तो हम अधिकाधिक लोगों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद बहुत।